हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेजेंड टीचिंग। आप सब आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए आज एक नया क्वेश्चन पेपर उठाते हैं। आज उठाएंगे हम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर और इसमें हम ईवीएस का जो पार्ट है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी तरफ देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हर बार आते ही आते हैं और मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस भी किया है इस तरह के का जो क्वेश्चन है। इसमें ये पूछता है कि अ पर्सन बोर्डेड ऑन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29th of November 2019 एट सूरत गुजरात फॉर नागरकोइल केरला। कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा और ये जो ट्रेन है सूरत से 1945 पर चलती है और कब चली है ये 29 तारीख को चली है और 1 तारीख को ये पहुंची है आपके 11:45 पर 11:45 पर पहुंची है। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, और दूरी जो है दूरी इसमें दी हुई है 2120 किलोमीटर और यहाँ पर ट्रेन की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये ध्यान रखना है आपने। टाइम आपको यहाँ से निकालना होता है। इस तरह के जो ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मोस्टली आपको डिस्टेंस दिया ही होता है और टाइम आपको निकालना होता है। ठीक है, तो टाइम आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। 29th को ये चली है और 1 तारीख को पहुंची है यानी कि बीच में जो 30 तारीख है, ठीक है, आप उसको भी काउंट करेंगे। तो 29 को आप पहले क्या करेंगे, 29 को आप देखिए 19:45 पर ये चली है। तो ये जो रेल का टाइम होता है ये आपको मालूम है रात के जो 12 बजते हैं। ठीक है, 12 बजे को जो टाइम होता है उसको 24 से डिनोट करते हैं। तो 24 में से जब आप 1945 को माइनस करेंगे, ठीक है, तब आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आवर्स आएंगे आपके पास में निकल के। ठीक है, तो वो आप टाइम ले लेना और 4 hours 15 minutes आपके पास आएंगे। उसके बाद में 24 बजे यानी कि रात के 12 बजे से लेके फिर अगले दिन 30 हो गई ना, रात के 12 बजे उससे लेके फिर अगले दिन जो 1 तारीख की सुबह यानी कि जो 30 तारीख की रात है, ठीक है, वहां तक का फिर टाइम ले लेंगे। तो 24 आवर्स वो आ गए और फिर उसके बाद में 11:45 जो है यहाँ से 11 घंटे 45 मिनट यहाँ से आ गए। तो इन सब तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आवर्स आपके पास आ जाएंगे। तो 40 आवर्स, ठीक है, आपका टाइम आ गया और डिस्टेंस आपका 2120 है। तो स्पीड आप निकाल लेंगे। 2120 को डिवाइड करेंगे आप 40 से तो आपका आंसर आ जाएगा 53। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 53। ठीक है, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार सॉल्व करवाए हैं इसलिए यहाँ पर मैंने जस्ट आपको ओरली बता दिया। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप मेरी पिछली वीडियोस में सारा देख सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछता है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो हमने एनसीईआरटी की बुक्स जब देखी थी, एनसीईआरटी की बुक्स में हमने पढ़ा है कि सुनीत यहाँ पर जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो क्या है, यहाँ पर वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ रूट्स। इनमें से कौन सा एक जड़ों का समूह है। तो देखिए सारे ऑप्शन देखते हैं, बीट रूट, पोटैटो, जिंजर, ठीक है, या फिर कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक, या कैरेट, बीट रूट, रेडिश। तो आपको पता है कैरेट, बीट रूट और रेडिश, गाजर, चुकंदर और मूली जो है ये तीनों क्या है, जड़े हैं। ठीक है, मूली भी आपकी जड़ होती है, गाजर भी जड़ होती है और बीट रूट भी क्या होती है, जड़ होती है। ये तीनों क्या है, रूट्स का समूह है। ठीक है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस हम क्वेश्चन पेपर में जल्दी जल्दी इनको बस एक बार देख लें तो इससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। जिस क्वेश्चन पे मुझे लगेगा कि नहीं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है उसको मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें पूछता है डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, जो आपका डेजर्ट ओक होता है, रेगिस्तानी ओक, ये कहाँ पर मिलता है? तो जो आपका डेजर्ट ओक होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपेंथिस, जो आपका निपेंथिस का जो पौधा होता है, ठीक है, उसके बारे में क्या इनमें से सही है? निपेंथिस का पौधा हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे मैंने आपको बताया था 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से आते हैं, और बाकी के जो 15 होते हैं वो ईवीएस की पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को ही ध्यान से पढ़ें तो मोस्टली पेडागोजी जो है आपकी एनसीईआरटी में भी कवर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा है निपेंथिस जो है वो जो प्लांट है उसके बारे में क्या, जो इनसे से पॉइंट्स हैं वो सही है, ट्रू है। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये प्लांट कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, और इंडिया में ये प्लांट मेघालय में मिलता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे वाले ऑप्शन भी देखते हैं। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ, इसकी एक घड़े की जैसी आकृति होती है और इसका जो मुंह है एक पत्ती से ढका होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाता है। इसके बाद ये देखता है इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, सिर्फ छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ये खाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े कीड़े भी खा लेता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाता है, ये करेक्ट नहीं है। फिर डी की तरफ भी देखते हैं। डी ऑप्शन में कहता है इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। ये कह रहा है कि एक ये प्लेजेंट साउंड निकालता है, मोहक आवाज निकालता है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसमें आके इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आगे फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी तरह की साउंड नहीं निकालता है, ठीक है। तो सिर्फ इसके आंसर सही होंगे ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये हमसे पूछता है इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डार्डी सीशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो जो डांडी मार्च था वो आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछता है हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। जो आपका तेज बुखार आता है जिसमें कपकपी भी चढ़ती है, उसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है ये। तो सिंकोना पेड़ की छाल से किसका उपचार होता है? आपका मलेरिया का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मलेरिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स टाइम कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी स्पीडली ले रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं जस्ट क्योंकि ये रिवीजन के लिए हो रहा है। बाकी हम फुल एंड फाइनल रिवीजन जो है वो भी करेंगे सारे सब्जेक्ट वाइज, लेकिन अभी हमारा मेन एम है कि एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना सबके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स। इस तरह के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में मैं करवाती हूँ, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हर बार ये क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे रिलेटेड। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्शन आपसे पूछता है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम बनाना मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, पिछली से पिछली वीडियो में, ठीक है, जब हमने पेपर 2019 का सॉल्व किया था जुलाई का, ठीक है, और हमने दिसंबर 2018 का भी क्वेश्चन पेपर इससे पहले सॉल्व किया है, आप उन दोनों को चेक कर सकते हैं जाकर। इसमें देखिए कह रहे हैं डॉक्टर का घर जो है वो एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। घर डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर पहले कहाँ जाता है? ए पर जाता है, जो डॉक्टर के ईस्ट में है। तो आप डॉक्टर की लोकेशन बनाएंगे, उसके ईस्ट में एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ये आप खुद करेंगे काम, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से। फिर वो बी पर जाता है जो कि दक्षिण में है, फिर दक्षिण में आप लाइन खींचेंगे बी से, वहां पर बी आ जाएगा, ठीक है। बी से फिर वो सी पे जाता है जो कि पश्चिम है, फिर आप वहां से पश्चिम की तरफ एक लाइन खींच देंगे और उसको इंडिकेट कर देंगे पॉइंट सी। अब ये कह रहा है कि जो अंत में वो वाई पर जाता है जो सी के ठीक उत्तर में है, तो सी से बिल्कुल उत्तर की साइड आप लाइन खींचेंगे और वहां पर वाई को लोकेट कर देंगे जो कि
अस्पताल है वहीं पर, ठीक है, अस्पताल में ही जाना है उसको। अभी कह रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, तो वहां से जब आप लाइन खींच के निकालेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम जो है वो दिशा निकलेगी, तो इसका आंसर जो है नॉर्थ वेस्ट आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका रहेगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है आपका चिरो इज अ डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ, जो चिरो डांस होता है, चेराओ जिसे कहते हैं, ठीक है। ये जो चेराओ डांस है वो कहाँ पर होता है, तो ये भी हमने एनसीईआरटी में देखा था जब टूर एंड ट्रेवल वाला हमने चैप्टर किया था। तो चेराओ डांस जो है वो आपका मिजोरम में होता है। कहाँ होता है आपका चेराओ डांस? मिजोरम, आपका मिजोरम में होता है चेराओ डांस। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब आई थिंक ज़्यादा क्लियर है, तब थोड़ा कम दिख रहा था, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे चिराओ डांस की, तो चिराओ डांस आपका कहाँ पर है? मिजोरम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 इसे पूछता है नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर, जो तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? तो तमिलनाडु आपने देखा होगा जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो बिल्कुल आपका साउथ में नीचे की ओर केरला आपका आता है वेस्ट में, और ईस्ट में आपका आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और केरला के और बाजू में जाते हैं तो वहां पर कर्नाटका आ जाता है। तो तमिलनाडु का जो नेबर स्टेट है वो आपका हो जाता है केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है 71 क्वेश्चन नंबर में, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं होना चाहिए, नॉट, ठीक है। तो देखते हैं क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कहता है ये फर्स्ट पॉइंट में टू नर्चर द क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। या फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 कहता है to engage the child in exploratory and hands-on activity to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation, classification, inference, etc. थर्ड ऑप्शन में कहता है to train the children to locate and comprehend relationship between the natural, social and कल्चरल एनवायरनमेंट। और फोर्थ में आपका बोलता है टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल इशू। तो आप ध्यान से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि हर बच्चे के प्रति जो है उसकी जिज्ञासा और उसका जो सृजनात्मकता है, ठीक है, उसकी क्यूरियोसिटी, उसको बढ़ावा देना, तो ये तो होना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें लेकिन नॉट पूछा है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में कहता है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, यानी कि ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बोलता है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि आपका जो नेचर है, आपका जो कल्चर है और आपकी जो सोसाइटी है उसके बीच में बच्चे जो है इंटर रिलेट कर सकें, तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में आपसे ये बोलता है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में संख्यात्मक कौशल को विकास करना, यानी कि ये यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। जहां पर भी क्वांटिटी की बात होती है तो वो ऑप्शन आपका अपने आप रॉन्ग हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ईवीएस फॉर क्लास थर्ड टू फिफ्थ इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5वीं के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, द कंसेप्ट ऑफ इश्यूज ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आपका सही आंसर होगा कि ये किसको इंक्लूड करता है, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन को। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है 73 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या चीज सही है। ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, क्या पहली से लेके 5वीं तक की के जो बच्चे हैं उन्हीं को ईवीएस पढ़ाया जाता है, या फिर फॉर क्लास 1 एंड 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को ईवीएस लैंग्वेज, भाषा और मैथमेटिक्स, गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या फिर थर्ड ऑप्शन फोर्थ क्लास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, की कक्षा 2, 3 और 4 की बच्चों के लिए जो पर्यावरण अध्ययन है वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 फोर क्लासेस 1 एंड 2 कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस, कि पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनको ईवीएस साइंस और सोशल साइंस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 2, कि पहली और जो दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट, कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। रेक्टिफिकेशन जहाँ पे आ जाता है रोट लर्निंग, वो कभी भी किसी भी तरह की टीचिंग में जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। सेकेंड ऑप्शन में कहता है ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। थर्ड में कहता है ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित है। या फिर फोर्थ ऑप्शन ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड, कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो शिक्षक केंद्रित है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो क्या है, बाल केंद्रित है, बच्चों को ध्यान में रख के, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, उनकी सोच को ध्यान में रख के, समझने की जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख के ईवीएस पढ़ाया जाता है। इस तरह की पेडागोजी का इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चों को अच्छे से ईवीएस जो है वो समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में ये बोलता है which of the following is a sub theme under the theme suggested in EVS syllabus, कि EVS के सिलेबस में जो थीम्स बताई गई हैं उनमें से सब थीम कौन सी है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, परिवार और मित्र जो है ये मेन थीम है, फूड जो है वो भी मेन थीम है, फिर उसके बाद है एनिमल, एनिमल जो है वो आपकी सब थीम है। ठीक है, एनिमल जो आपका है, फ्रेंड एंड फैमिली जो है उसी में आपका एनिमल आ जाता है, तो फ्रेंड फैमिली जो सॉरी एनिमल जो है वो आपका क्या है यहाँ पर सब थीम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 76 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर, की जो पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक है उसके लिए वांछनीय गतिविधि कौन सी है इनमें से। तो सबसे पहला है
एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, तो बिल्कुल सही बात है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, तो ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी ईवीएस टीचर के। बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं एक बार। encouraging children to provide important information related to the concept of EVS, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित रखना। इसके बाद कहता है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ EVS, कि पर्यावरण अध्ययन के जो 6 प्रकरण हैं उनको रेखीय आयोजन करना, सीरीज में पढ़ाना उनको, ठीक है। इसके बाद कहता है कि रिलाइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, जो फोर्थ है। लेकिन इसमें से सही आंसर जो है वो फर्स्ट रहेगा कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है। मल्टी कल्चरल डायमेंशनल की जो अप्रोच है वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस मानी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको पूछता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन, कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पूछा है, तो देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। इसके बाद है कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। इसके बाद कहता है टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस, तो टेक्स्ट बुक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है बट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे फिर देख लेते हैं अगला ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस, कि आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स में जो भी डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशंस दी गई हैं, तो जब हम इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ध्यान दीजिए कि जब बच्चों के सक्रिय भाग लेने की जो करेक्टरिस्टिक है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो फर्स्ट ए तो हमारा आएगा ही आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद है कम्युनिटी मेंबर ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो चिल्ड्रन के कम्युनिटी मेंबर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस और डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक्स में दी हुई है वो इम्पोर्टेंट है आपकी, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ए और बी जो है ये ऑप्शन तो है ही है, बट यहाँ पर ए और बी ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, क्या दिया है ए बी के साथ, या तो सी भी दिया हुआ है या फिर यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं है, लेकिन बी तो हमारा आएगा ही आएगा क्योंकि कम्युनिटी मेंबर है। तो अगर इस तरीके से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बन जाता है ए बी एंड सी। तो टेक्स्ट बुक्स कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन टेक्स्ट बुक्स में डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन जो दी हुई है वो तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है ए बी एंड सी जो है वो आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सीटेट ऑफिशियल कीज, जो आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर कीज है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिटी मेंबर एंड टेक्स्ट बुक्स, इन तीन को इम्पोर्टेंट बताता है, लेकिन ईवीएस में जो डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन दी गई है उसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज इन ईवीएस लर्निंग, जो बच्चे हैं पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जुड़ सकते हैं, किसके द्वारा, नरेटिव्स के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, या फिर इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट्स बाय द टीचर, या फिर इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय द टीचर। तो ध्यान से समझिए, ईवीएस को लर्न करने में नरेशंस और स्टोरीज का तो बहुत ज़्यादा रोल है ही है, ठीक है। तो आपकी नरेटिव्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और आपकी जो स्टोरीज है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाता है कि टीचर उसको एक्सप्लेन कर किस तरीके से इफेक्टिवली एक्सप्लेन करता है, ये डेमो किस तरह से देता है, इससे ज़्यादा बच्चे इंगेज नहीं होंगे। इंगेजमेंट पूछा है ना आपसे, इफेक्टिवली इंगेज, तो इंगेज बच्चे किससे होंगे, स्टोरी से और नरेशन से। तो ए एंड बी जो है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ ये सीटेट की ऑफिशियल आंसर कीज जो है, ठीक है, बिल्कुल वही मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, तो आप अपना सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है आप उनसे मैच कर सकते हैं इसको। तो अलग अलग बुक्स में कई बार अलग अलग दिया होता है, आप किस बुक से तैयारी कर रहे हैं या फिर किस टीचर से आप सीख रहे हैं,
तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको डायरेक्ट जो इसकी ऑफिशियल आंसर कीज है वही ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, तो आप उस इससे आप मैच कर सकते हो, ठीक है, आपने जो भी नॉलेज है प्रीवियस। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेजेस चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन। पर्यावरण अध्ययन का जो टीचर है, शिक्षक है, वो बच्चों को क्या बोलता है कि जानवरों का अवलोकन करो और उनका चित्र बनाओ, ठीक है, इसके लिए वो प्रेरित करता है कि ऑब्जर्व करो एनिमल्स को और उन एनिमल्स के पिक्चर्स बनाओ। तो इस चीज से उसका क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा करने के लिए उसका क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट है डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करना, सृजनात्मकता का विकास करना। यह डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करने की स्किल और उनका जो रचनात्मक कौशल है उसका विकास करना। या थर्ड आपका बोलता है डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछता है इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप इज एनकरेज्ड बिकॉज। पर्यावरण अध्ययन में जब शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उससे मतलब वो क्यों दिया जाता है, बिकॉज, क्योंकि group learning is easier and very effective strategy for teacher to tackle the problem of indiscipline of class। ये कह रहा है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। या फिर बी में कहता है ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, ये समूह में सीखना जो है सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। थर्ड में कहता है आपसे ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन को ये इम्प्रूव करता है। या फिर आपका डी ऑप्शन जो है इसमें ये कहता है कि ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम, की जो ग्रुप लर्निंग है वो क्या कहते हैं सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करने में हेल्पफुल होती है। तो इसमें से सही ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रुप लर्निंग जो है एक तो पीयर लर्निंग को प्रमोट करती है, तो आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और जो ग्रुप लर्निंग है सोशल इंटरेक्शन को भी इम्प्रूव करती है, ये भी आपको मालूम है। तो यहाँ पर पीयर लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन वाले दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर ये सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस जल्दी इजीली हो जाता है ग्रुप लर्निंग में, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल इजीली कर सकता है टीचर, ठीक है, टीचर की बात हो रही है, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि ग्रुप में पढ़ा के टीचर प्रॉब्लम्स को जल्दी टैकल कर लेगा। तो आपका बी और सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो यानी कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हुआ, बी एंड सी ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछता है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ईवीएस लर्निंग में क्या अच्छा रिसोर्स है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली संसाधन पूछा है आपसे, क्या है। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, या फिर कक्षा क्लासरूम। तो इनमें से फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी और न्यूज़पेपर जो है ज़्यादा अच्छा तरीका है, अच्छा रिसोर्स है ईवीएस को सीखने का। तो मेंबर फैमिली, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड न्यूज़पेपर, ए, बी एंड सी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड बाय ईवीएस। ईवीएस सीखने में कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा जो सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत, सीखने के नियम होते हैं ना, लर्निंग में हमने पढ़ा था, तो इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है ईवीएस के लिए। ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अननोन टू नोन, या फिर नोन टू अननोन, वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात। तो आपको जब मालूम होगा, छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे ईवीएस, तो छोटे बच्चे जो हैं हमेशा कैसे सीखते हैं कोई भी चीज, ईवीएस हो या कुछ भी चीज हो, और खासकर जब ईवीएस की बात हम करते हैं तो वहां पर वो सीखते हैं नोन टू अननोन के केस के तरीके से,
ठीक है। नोन टू अननोन मतलब सपोज आप किसी छोटे बच्चे को फोटोसिंथेसिस के बारे में सिखाना चाहते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। तो ये सिखाने के लिए आप बच्चों को क्या बताएंगे, आप उनसे पहले तो ये पूछेंगे कि उनको पहले से क्या नॉलेज है, पहले से उनके लिए क्या नोन है, क्या ज्ञात है उनको। ठीक है, फिर ज्ञात चीज से उनको अज्ञात की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि पहले आप उनसे पूछेंगे कि बच्चों अगर क्या आपने कभी पौधे जो हैं और देखा है कि पौधे किसी और को खा रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे नहीं, पौधे किसी को भी नहीं खाते, जैसे हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं हम एनिमल्स को, प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे क्या प्लांट किसी चीज को खाते हैं, वो बोलेंगे नहीं खाते। फिर आप उनको समझाएंगे, तो जो पौधे हैं वो क्या कहते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, है ना, धूप में रखते हैं हम उनको, पौधों को धूप में नहीं रखते तो वो फिर मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, उनको पानी देते हैं रोजाना हम, तो उनको पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे मतलब फिर वहां से आप उनको एक लिंक बनाते हुए आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस तक उनको लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी कि नोन टू अननोन, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का, कोई भी यहाँ पर ये इसका कंसेप्ट हो सकता है। तो बच्चे इजीली कैसे सीखेंगे, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात के नियम को अपनाकर बच्चे पर्यावरण अध्ययन को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें आपसे बोलता है Which of the following is not a tool for formative assessment of learning in EVS? मैंने अपनी जो बहुत पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियोस आपको दी हैं, वहाँ पर मैंने एफए और एसए जो है इनके बारे में पूरा डीप में आपको पढ़ाया है कि एफए क्या होता है, एसए क्या होता है। आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वहाँ पर क्या चीज़ नहीं होती, मैंने वो आपको बताया था। हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके अपोजिट होता है, किस चीज का विरोध करता है, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट का ये विरोध करता है कि जो लास्ट में पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद उनको कैटेगरीज में रखा जाता है कि ये फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, फर्स्ट रैंक के, सेकंड रैंक के, थर्ड रैंक के। तो एफए उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एफए में क्या चीज आपकी नहीं आएगी, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट जो है वो एफए में नहीं आएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है वो उसमें नहीं आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। जब बच्चों का पर्यावरण अध्ययन में आप आकलन करते हैं तो आपको निम्नलिखित में किस चीज से दूर रहना चाहिए, मतलब क्या चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में कहता है जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, कि बच्चों ने जो आंसर दिए हैं उनको आप ऐसे जज करोगे क्या वो आंसर सही है या गलत है, मतलब बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। दूसरे ऑप्शन में कहता है डिस्कस वर्ड वी हैव लर्नड गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ द ईवीएस टेक्स्ट बुक्स, कि कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में आप बच्चों से पूछेंगे कि आज हमने क्या सीखा। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट, जो आकलन करने के जो इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं, आप उनका उपयोग करेंगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन करेंगे कि उन्होंने जो सीखा उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसका गुणात्मक आकलन आप करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आप कहते हैं कि आपसे पूछा है कि क्या चीज आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, ईवीएस के केस में। तो इसमें ध्यान से देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्वालिटी आपको नहीं पता चलेगी बच्चों ने क्या सीखा, तो आपको पता ही चलेगा आपने अपनी टीचिंग बेहतरीन तरीके से की या नहीं की। तो फोर्थ ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। थर्ड ऑप्शन है यूज इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, जो असेसमेंट के इंडिकेटर्स हैं उनको यूज करेंगे, तो उनको यूज करने के बिना तो आप असेसमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, सेकंड में कहता है कि हर चैप्टर के बाद बच्चों से पूछेंगे आज हमने क्या सीखा, तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे बच्चों की रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता भी चलेगा कौन से बच्चे को समझ आया किसी को और किस बच्चे को आपका जो कंसेप्ट है वो नहीं समझ आया। तो ये 3 काम तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
अब इसमें आ जाता है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि बच्चों ने जो आंसर आपको दिए हैं उसमें सही आंसर है या गलत है, इसके बेसिस पे आप जजमेंट लेंगे। तो ये आपको यहाँ पर अवॉइड करने के लिए बोला गया है। ये आपकी ऑफिशियल आंसर कीज जो है सीटेट की उसके अकॉर्डिंग है। आपका ऑप्शन कहाँ गया? ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोलता है कि जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग। ठीक है, कि बच्चों को जज करना कि सही आंसर है गलत है, तो वो चीज आप यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहता है अ टीचर ऑफ क्लास 5th conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come. Children can be given meaningful learning from these activities if teacher dash। तो ये डैश जो दिया है ये आपको फिल करना है यहाँ पर। मतलब क्या बोलता है कि कोई 5वीं क्लास का शिक्षक है, ठीक है, वो बच्चों को क्या बोलता है कि फर्श पे कुछ चीनी के डालने सॉरी चीनी के जो दाने हैं उनको डालने को बोलती है शिक्षक जो है, और वहाँ पे चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। और फिर उसके बाद में वो फिर पूछता है कि बच्चों को वो किस तरीके से सिखा सकती है और क्या बोल सकती है इसके बाद में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो बच्चों को ये इनकरेज करे कि वो एक्टिविटी को ऑब्जर्व करे, टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, या फिर एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, या बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोले, या फिर एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय द डिस्कशन ऑन एक्टिविटी, कि पहले जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं उस पर डिस्कशन करें, फिर वो पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने को बोले चिल्ड्रन को, फिर उसके बाद में शेयर अपने जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के लिए बोले। ठीक है, या फिर फोर्थ ऑप्शन ये कहता है एनकरेज चिल्ड्रन टू आंसर एंड द क्वेश्चन एट देयर होम रिलेटेड टू द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हुई है उनके आंसर्स अपने घर पर जाकर डिस्कस करने के लिए बोले। तो इनमें से आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, क्या कि वो बच्चों को पहले एक्टिविटी के बारे में बताए, फिर वो ऑब्जर्व करने के लिए बोले कि देखो अब क्या होता है, फिर उसके बाद उनके एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो ये ज़्यादा बेस्ट जो है टेक्निक है बच्चों को सिखाने की। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट tortoise, crocodile, crow, duck, fish, in this list which one of the following is different from the other। इनमें से क्या सबसे डिफरेंट है, भिन्न छांटना है। तो ध्यान से देखिए, फिश पानी में रहती है, क्रो आसमान में उड़ता है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, टोर्टोइज भी पानी में रहता है। तो तीनों ये पानी में रहते हैं क्रो को छोड़कर, तो क्रो यहाँ पर भिन्न है, डिफरेंट है ना। तो सबसे अलग जो है ऑड छांटने के लिए आपको बोला है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कुछ सिटीज दी हुई हैं और वहां पर वहाँ का जो मशहूर खाना है, फूड है, वो दिया है और आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हांगकांग, केरला, कश्मीर और गोवा के खाने में के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देता है बॉइल्ड ट्रोपियोका विद एनी करी। तो हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखा था, और ये हर साल मोस्टली रिपीट होता ही होता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपसे डिस्कस किया था कि जो बॉइल्ड टैपियोका जो है, ठीक है, बॉइल्ड टैपियोका जो है वो कहाँ का खाना है, वो है आपका केरला का खाना। ठीक है, विद एनी करी, किसी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, वो केरला का खाना है। यानी कि बी का फर्स्ट यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो एक ट्रिक है ये आपका सही आंसर देखने की। बाकी की चीजें भी आप हम देखेंगे, बट यहाँ देखते हैं बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देखिए कौन से ऑप्शन में है। बी का फर्स्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो यहीं से आपको पता चल जाता है आंसर। आप टाइम बचाने के लिए ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं, एक बार हम पूरा देख लेते हैं एक बार। हांगकांग जो है, हांगकांग में हमेशा, ठीक है, स्नेक्स हो गए आपके, ठीक है, मीट वगैरह ये सब ज्यादा खाया जाता है। तो इनमें से कुक्ड स्नेक्स जो है वो हांगकांग में खाए जाते हैं, तो ए का 4 आ जाता है, तो ए का 4 यहाँ पर है। ठीक है, कश्मीर और गोवा में फिश खाई जाती है, लेकिन कश्मीर का जो फेमस खाना है, हम एनसीईआरटी के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, कश्मीर में फिश जो है मस्टर्ड ऑयल में कुक करके खाई जाती है, तो सी का 2 हो जाएगा। और गोवा में जो फिश है वो सी फिश खाई जाती है कोकोनट ऑयल के साथ,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो गोवा का आपका हो जाएगा सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, डी का 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ए का 5th, बी का 1st, सी 2nd एंड डी 3rd। तो ये यहाँ पर हमने पेयर बनाए। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ। इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, तो ऐसी जो है मैना जो है वो है मैना। मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछता है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, कि आपके कुछ हाउसेस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ठीक है, तो आपका बोलता है इन राजस्थान, जो राजस्थान के गांव के लोग हैं वो मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उनमें रहते हैं। मतलब ऐसे घरों में रहते हैं जो मिट्टी के बना होते हैं और उनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। तो बिल्कुल ठीक बात बताइए, इसमें राजस्थान में ऐसे ही घर होते हैं। ठीक है, मनाली में ये कहता है हिमाचल प्रदेश में घर जो है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सारे जो घर हैं वो बांस के खंभे पर बनाए जाएं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ए अभी तक करेक्ट है, बी गलत है। सी और देखते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, सही बात है, 2 मंजिल घर होते हैं, ये हमने देखा था एनसीईआरटी में। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ठीक बात है, नीचे की मंजिल पे वो जानवरों को रखते हैं, अपने जरूरत का सामान रखते हैं, और ऊपर वाली मंजिल पर खुद रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में, हाथियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे विचार कीजिए और इनमें से जो सही कथन है वो हमें बताना है, जो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कहता है हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, इसके बाद है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां खा लेता है, ये गलत है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से तक पत्तियां खा लेता है, 200 तक नहीं खा पाता वो। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 100 kg। ठीक है, 100 किलो तक पत्तियां खाता है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी देखते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, सही बात है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। डी ऑप्शन में देखते हैं। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाथियों के बारे में हमने पढ़ा है, हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वो वहां की मुखिया मानी जाती है, उसी का वहां पर राज चलता है, उसी के फैसले माने जाते हैं। तो ए बी और डी सही ऑप्शन है आपकी, सॉरी ए सी और डी सही ऑप्शन है और बी वाला जो है वो रॉन्ग है। ए सी और डी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ए सी और डी आपका यहाँ पर आता है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आज हमने ये ईवीएस का पेपर यहाँ पर सॉल्व किया। 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी थे और ईवीएस की जो पेडागोजी है इसके क्वेश्चन भी आज हमने देखे। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है legendteaching1@gmail.com। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। और कोई भी आपको और क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाने हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसके ऊपर भी कोई भी वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।